अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। जी सर, आ रही है। ओके। तो अब हमें स्टार्ट करना है, इन्वर्स फंक्शन देखना है ताकि हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए। क्योंकि उस वक्त हमने इन्वर्स फंक्शन को स्किप किया था, लेकिन फिर आगे इंटीग्रेशन में भी इन्वर्स फंक्शन दोबारा आ गए और वो कंप्लीट नहीं हो रहे। तो हमें इन्वर्स फंक्शंस कंप्लीट करने हैं। अच्छा, इन्वर्स फंक्शंस क्या होते हैं पहले हमें देखना पड़ेगा कि इन्वर्स फंक्शन आखिर है किस चीज़ का नाम। ठीक है ना? उसके बाद फिर हम उसके डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की बात करेंगे। हम्म अब देखें इसके अंदर इनवर्स फंक्शन क्या होता है। ये देखते हैं, हाँ यहाँ पे डिफाइन हुआ है ना इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं कि दो फंक्शन अगर एक दूसरे पे मैं इम्पोज कर दूं और जवाब में मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। देखिए, एक फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ऐसा फंक्शन भी आप लोगों ने देखा था ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। हाँ भाई, इस फंक्शन में क्या नाम लेते हैं? इसको कहते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन। ये कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन। क्यों आइडेंटिटी फंक्शन क्या है कि जो इसमें मैं आर्गुमेंट दे रहा हूँ। एक ही टाइप ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन? हेलो सर क्या सिर्फ एक ही आइडेंटिटी फंक्शन होता है? जी, एक ही आइडेंटिटी फंक्शन होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। मतलब कोई भी फंक्शन ऐसा दिया हुआ है कि फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये सारे मतलब एक्स फंक्शन जो होता है ये क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन है। इसको आइडेंटिटी फंक्शन क्यों बोल रहे हैं? जो इसमें मैं इनपुट दूंगा वही मेरा आउटपुट होगा। मैं इनपुट इसमें टू दूंगा तो आउटपुट भी टू आएगा। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कहीं इन्वेस्टमेंट प्लान है कि भाई जितना मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा उतना ही मेरा प्रॉफिट होगा, तो क्या हो गया? ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया कि जितना मैं इनपुट दे रहा हूँ, जितनी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उतना ही मेरा प्रॉफिट है। राइट? तो इसी तरह से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और जी ऑफ एक्स सारे क्या है? आइडेंटिटी फंक्शंस है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है? इसमें जितनी मैं इनपुट दूंगा उतना ही मेरा आउटपुट होगा, उतनी ही फंक्शन की वैल्यू होगी। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब अगर दो जी सर। फंक्शंस हैं, एफ है और एक दूसरा फंक्शन है जी, उनको मैं कंपोजिट कर दूं, ठीक है, और जवाब में मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन दोनों सूत्र में आना चाहिए। मतलब अगर जी को मैं कंपोजिट करूं एफ से या एफ को कंपोजिट करूं जी से, दोनों सूत्र मेरे पास अगर आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एंड जी आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। अगर दोनों फंक्शन को कंपोजिट करने पे जवाब मेरे पास एक्स आता है, तो इसका मतलब है एफ और फंक्शन जी क्या है? एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं। इसको यूं भी लिख सकते हैं कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इसको हम जी ऑफ एक्स को फिर एफ इनवर्स से डिनोट कर सकते हैं, या फिर एफ ऑफ एक्स को जी इनवर्स ऑफ एक्स से डिनोट कर लें, मर्जी आपकी। राइट? तो ये इनवर्स फंक्शन को हम एफ की पावर -1, ये पावर नहीं है, ये क्या इनवर्स कहलाता है। छोटा सा हम पर -1 बनाते हैं बिल्कुल पावर की तरह, लेकिन कहलाता क्या है? ये इनवर्स फंक्शन कहलाता है। तो इसका मतलब है कि अगर दो फंक्शन को मैं कंपोजिट कर दूं और जवाब में मेरे पास एक्स आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? ये इनवर्स फंक्शन है। अच्छा, दो फंक्शंस जो है ना इनवर्स अगर हैं, तो पूरे डोमेन पे इनवर्स होना जरूरी नहीं है। अपने डोमेन के कुछ छोटे से पोर्शन पे भी इनवर्स बन सकते हैं एक दूसरे के। ठीक है? मतलब बाज़ औक़ात ये होता है कि दो फंक्शंस हैं वो पूरे इनवर्स नहीं होते, लेकिन अपने एक छोटे पोर्शन पर डोमेन के वो इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, ऐसा पॉसिबल होता है। तो वो खैर हम बाद में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर और रूट एक्स, ये क्या है? एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। लेकिन क्या होते हैं, अब मैं चेक करता हूँ इनवर्स है या नहीं, लेकिन डोमेन क्या ले रहा हूँ मैं? एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये डोमेन ले रहा हूँ एक्स ग्रेटर देन जीरो का। क्योंकि लेस देन जीरो पे इनवर्स होना लाजमी नहीं है कि हो, वो हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं ग्रेटर देन जीरो के डोमेन पे चेक कर रहा हूँ कि एक दूसरे के इनवर्स है या नहीं।
तो मैं क्या करूंगा भाई, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0 के डोमेन पर, और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है रूट एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 के डोमेन पर। समझ में आ रही बात? अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन 0 क्यों लिया है, इसीलिए लिया है कि रूट एक्स जो है ना लेस देन 0 पर डिफाइन ही नहीं होता ना भाई, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ भी मैंने ग्रेटर देन 0 ले लिया इसीलिए। राइट, अब मैं ये चेक करना है कि एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं या नहीं होते। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए काम, कि मैं एफ एफ ओ जी निकालता हूँ, ठीक है, एफ कंपोजिट जी। एफ कंपोजिट जी का मतलब क्या हो जाएगा, एफ के अंदर जी ऑफ एक्स एज ए आर्गुमेंट जाएगा। हाँ भाई, जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, रूट एक्स के, ठीक है, और एक्स इज ग्रेटर देन 0। हाँ भाई, एफ ऑफ रूट एक्स निकालना है। एफ ऑफ रूट एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर। हाँ भाई, जवाब क्या आया इसका, X. बताओ। एक्स आ गया ना, और एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया एफ ओ जी। किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये तो सही आ गया। अब हमें रिवर्स चेक करना है, जी ओ एफ निकालना है, ठीक है। अब जी ओ एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जी कंपोजिट एफ करते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, जी के अंदर एंगल में आ जाएगा, सॉरी आर्गुमेंट में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। हाँ भाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो इसके अंदर, ये आ एक्स स्क्वायर है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 का डोमेन है, और जी जी का मतलब क्या आएगा, रूट ले लेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन 0। हाँ भाई, ये किसके बराबर होता है, हाँ भाई बताएंगे ये किसके बराबर होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये मोड ऑफ एक्स के बराबर होता है वैसे तो, एक्स ठीक है। मोड ऑफ एक्स सर। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो एक्स ग्रेटर देन 0 में तो मोड ऑफ एक्स और एक्स एक ही चीज होते हैं ना, तो ये क्या आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 0 में तो मोड ऑफ एक्स और एक्स का मतलब एक ही होता है, तो ये क्या आ गया, दोनों सूत्रों में एक्स आ गया भाई। एफ ओ जी निकाला वो भी एक्स आ गया, जी ओ एफ निकाला वो भी एक्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जी ऑफ एक्स जो है वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि रूट एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर किस डोमेन में, एक्स ग्रेटर देन 0 पे क्या आएंगे, एक दूसरे के इनवर्सेस है। समझ में आ गई बात? सर ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, वापस समझा देंगे? आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है जिसके अंदर जो वैल्यू दी है वही आउटपुट आ जाए ना। जैसे आपके पास जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है, राइट। कोई भी फंक्शन हो ओके जिसका सर। फॉर्मूला सिर्फ एक्स में आ रहा हो, सिर्फ जो इसका इनपुट हो वही इसका आउटपुट आ रहा हो, तो उसका आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ भी आपके पास एफ कंपोजिट जी निकाला वो भी एक्स आ गया, और जी कंपोजिट एफ निकाला वो भी एक्स आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ और जी क्या एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो रूट एक्स और एक्स स्क्वायर आपके पास एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन आ गए। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? सर ये दोनों में होना चाहिए ना, एफ ऑफ जी भी एक्स आना चाहिए और जी ऑफ एफ भी एक्स आना जी जी चाहिए। जी, दोनों में होना चाहिए, ओके ठीक है। एफ कंपोजिट जी करें, जी कंपोजिट एफ करें, दोनों एक दूसरे में आपके पास एक्स ही आना चाहिए। अगर ऐसा है तो इनवर्स फंक्शन कहलाएंगे, अदरवाइज इनवर्स फंक्शन नहीं कहलाएंगे। अब एक और फंक्शन सर लेते हैं भाई। रिपीट सर जी, रिपीट कर देंगे क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ सर ये दोनों। क्या? जी, हाँ सर बोलो। अगर आप एफ कंपोजिट जी निकालो और जी कंपोजिट एफ निकालो, दोनों सूत्रों में आपके पास एक्स आ रहा है रिजल्ट, तो इसका मतलब है कि दोनों फंक्शंस क्या हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है ठीक बेटा? है सर। जी ठीक है सर। सर आइडेंटिटी फंक्शन क्रिएट होना जरूरी है मतलब? जी, तो ये टेस्टिंग का तरीका है कि इनवर्स फंक्शन आपके दो फंक्शन में दे दूं, वो बोलूं कि दूसरे के इनवर्स है या नहीं। चेक कैसे करोगे, इस तरह से करोगे, ठीक है ना। उनकी कंपोजिशन करोगे, और कंपोजिशन में एक्स आ गया तो इसका मतलब है इनवर्स फंक्शन है, अदरवाइज इनवर्स फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, अ, ये फंक्शन दिए हुए हैं। हाँ, अब एक फंक्शन इन्होंने दिया हुआ एफ ऑफ एक्स,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स एक्स माइनस सी, और बोल रहे हैं कि इन्होंने बोला है कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं, जब इन दोनों का इनवर्स लिखा हुआ है। अब बोल रहे हैं कि चलो आप प्रूफ करके दिखाएं दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंपोजिशन करेंगे। अगर जवाब में कंपोजिट करने पे आपके पास एक्स बचता है, इसका मतलब एक दूसरे के इनवर्स है। करके देखते हैं भाई, एफ कंपोजिट एफ इनवर्स निकालते हैं। हाँ भाई, इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब एफ इनवर्स की वैल्यू कितनी है भाई, एक्स माइनस सी। और अब ये क्या करेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस सी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स माइनस सी में इधर रख दूंगा ना, यानी ये क्या करेगा, एक्स माइनस सी में प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ भाई, समझ में आई बात ये। जी सर। और ये क्या बन जाएगा, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो गया, जवाब में क्या आ गया, एक्स आ गया। इसका सर मतलब आपने क्या बस हुआ, उसको सर आपने बस उसको फंक्शन बनाया और आपने जो वैल्यू मतलब पूरा x माइनस एक्स है, आपने उसको बस x मतलब उसको x में जी डाल दिया इन शॉर्ट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये असल में फंक्शन क्या काम, एफ का काम कर रहा था, जो इसका आर्गुमेंट होता था उसके अंदर प्लस सी कर रहा था। तो अब इसमें आर्गुमेंट क्या है, एक्स माइनस सी है, तो ये एक्स माइनस सी के अंदर प्लस सी कर देगा। ओके ठीक है, तो एक्स माइनस सी में प्लस सी कर दिया, जी तो ये आपके पास आ गया एक्स। तो ये एक्स आ गया है भाई, इसका मतलब है कि ये दोनों उसके इनवर्स फंक्शन हुए ना, जब भी तो एक्स आया है। अच्छा, इसको अपोजिट भी तो करना है। हाँ, उल्टा काम ही करके देखते हैं। एफ इनवर्स और एफ, इनको कंपोजिट करो, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये बन जाएगा एफ इनवर्स, एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ था, एक्स प्लस सी, यही था एफ ऑफ एक्स। अब इस पे इनवर्स निकालना है, इनवर्स क्या काम करेगा, जो भी इसका आर्ग्यूमेंट है उसमें माइनस सी कर दो, तो एक्स प्लस सी में से माइनस सी कर दिया, तो ये बराबर आ जाएगा आपके पास एक्स, एफ इनवर्स ऑफ, जो आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो है एफ गिवन फंक्शंस f and f inverse are inverses of each other, are true inverse of each other। ठीक है, तो इस तरह से आप इनवर्स को चेक कर सकते हैं कि जो फंक्शन गिवन है वो इनवर्स है या नहीं। बच्चों समझ में आ गया बात, ठीक है, क्लियर है। जी सर। अब एक सर मुझे बस ये पूछना था कि जी मैं का जो कॉम्पोजिट है वो एफ इनवर्स है, और फिर दूसरे वाले के अंदर हमने उल्टा करना है, यानी एफ जी इनवर्स बाहर बिल्कुल, है और इनर बि, फंक्शन दोनों करना जरूरी है हाँ इनवर्स दोनों के करना लिए। जरूरी, जी बिल्कुल, दोनों करना जरूरी है। तो अच्छा, अब इसके अंदर हम कहते हैं कि एक फंक्शन लेता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स ले लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल 1/x, और जी ऑफ एक्स ले लिया एक्स। हाँ भाई, अब मैं ये रेसिप्रोकल तो है ना, एफ ऑफ एक्स का रेसिप्रोकल है, अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एफ कंपोजिट जी निकालेंगे। एफ कंपोजिट जी निकालो, क्या आ रहा है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। हाँ भाई, एफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स, और एफ क्या काम कर रहा है, इसका रेसिप्रोकल कर देगा, क्या बन जाएगा, 1/x। तो ये जो आप एक्स आया है आपस में, नहीं आया ना, क्या नहीं आ सर, ये गया। तो इन्वर्स नहीं होगा ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये एफ एंड जी आर नॉट इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि हमने एफ कंपोजिट जी निकाला तो 1/x आ गया, इसको एक्स आना चाहिए था, ये तो 1/x आ गया। तो ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जी एक्स रेसिप्रोकल तो है एक दूसरे के, लेकिन इनवर्स नहीं है, इनवर्स फंक्शन नहीं कहलाएंगे ये। ठीक है, जो बधाई देखने में लगा था शायद ये इनवर्स होंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल तो है तो इनवर्स भी बन जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ, देखो ये 1/x आ गया, तो इसका इनवर्स नहीं है इसका मतलब। तो देयरफॉर इट इज नॉट इक्वल्स टू एक्स, इट मींस दैट कि एफ एंड जी आर नॉट इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात।
यही चेक कर लिया हमने, एफ जी और एफ निकालने की जरूरत ही नहीं है। चाहो तो कर सकते हो, जी और एफ भी निकाल सकते हो, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल करते हैं। अब मैं एफ ऑफ एक्स ले रहा हूँ क्या, 1/x, और दूसरा फंक्शन ले रहा हूँ जी ऑफ एक्स 1/x। मैंने वही फंक्शन दोबारा ले लिया। या यूं के सवाल आपको यूं दे देता हूँ कि ऐसा कहते हैं ना, सवाल ये कहते हैं इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इसका इनवर्स निकालें फिर आप। अब आप बोले एक्स और 1/x तो इनवर्स नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई एफ ऑफ एक्स बराबर है 1/x के, तो इसका एफ इनवर्स फाइंड करो बेटा। तो एफ इनवर्स कैसे निकालोगे इसका? सर एक्स का सब्जेक्ट। हाँ, तो अब क्या करेंगे इसके अंदर कि हम एफ इनवर्स एफ को, एफ और एफ इनवर्स एफ कंपोजिट कर लो, ठीक है। और जवाब में क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, ठीक है। वी नो दैट एफ एंड एफ इनवर्स आर inverse of each other if and only if and only if, ठीक है ना, डबल इफ मतलब ये होता है if and only if। तो अब ये आया आपके पास। अब f और f ऑफ x को, f कितना है आपके पास 1/x, ठीक है। 1/x से कंपोजिट करना है इसको f इनवर्स को। हाँ भाई 1/x को कंपोजिट करना है f इनवर्स से। सर इसमें लिख सकते हैं 1/f इनवर्स ऑफ x। जी बिल्कुल, ये 1/f इनवर्स ऑफ x, शाबाश। ये f इनवर्स जो है x की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। और यहां से f इनवर्स की वैल्यू क्या निकली, 1/x। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये कैसे किया है? सर ये वापस सर बता दे। जी सर सर वापस वापस बताएगा। बता सकते हैं। क्या क्या बताऊं? 1/f इनवर्स कैसे हुआ? ये देखो, पहला फंक्शन क्या था, 1/x था, उसको कंपोजिट करना है f इनवर्स से। हमको ये पता है जिस फंक्शन से हम कंपोजिट करते हैं वो इसकी x की जगह रिप्लेस हो जाता है। तो ये पूरा f ऑफ x जो है ये रिप्लेस हो गया किसी जगह पर, x की जगह पर, तो ये बन गया 1/f इनवर्स ऑफ x। ठीक है। सर ये इज इक्वल टू एक्स कैसे हुआ? तो आपको तो पता है कि इनवर्स फंक्शन होने के लिए इक्वल टू x होना जरूरी है ना। ये दोनों एक अच्छा दूसरे ये के रूल है। इनवर्स होंगे तो x के बराबर होना जरूरी है, ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा इसके रिवर्स सर काम में हाँ सर जी, सर ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि इसको y के इक्वल रख दें, फिर x को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना दें। हाँ y के इक्वल रख दें, ये भी कर सकते हैं। y रख देंगे तो y, और फिर बात तो ये होगी 1/y बन जाएगा ये। अगर इसकी y रखोगे तो 1/y बन जाएगा ये। 1/x कंपोजिट y, तो y किसकी जगह, x की जगह आ जाएगा, तो 1/y बन जाएगा। 1/y इक्वल टू x, तो फिर y की वैल्यू 1/x निकलेगी, ठीक है। हाँ भाई समझ में आ गया? जी सर। अच्छा अब उसके बाद f इनवर्स कंपोजिट f निकालते हैं, ठीक है। उल्टा काम भी तो करना है, रिवर्स का। f इनवर्स कंपोजिट f, ये निकालना है। सर ये x वैसे करने की जरूरत है क्योंकि 1/x तो पता है कि दोनों सेम ही है। नहीं नहीं, लाइक f ऑफ आ, x भी 1/x है और f इनवर्स ऑफ x भी 1/x नहीं है, तो बात तो यार, बराबर है। हो सकता है चेंज हो जाए ना, इसलिए निकालना पड़ेगा ना। ये बराबर होना चाहिए, x के बराबर होना चाहिए। अगर चेंज हो गया तो फिर हमें कंफर्म तो नहीं पता ना, इसलिए अब करना पड़ेगा। f इनवर्स ऑफ x कंपोजिट, हाँ भाई अब यहाँ पे f ऑफ x किसके बराबर था, 1/x के, इक्वल टू x। अब 1/x को f से कंपोजिट करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/x कहाँ पे आ जाएगा, इस x की जगह पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ 1/x बराबर हो जाएगा x के। अच्छा यहाँ पे थोड़ा मसला आ गया, f इनवर्स ऑफ 1/x बराबर है x के। अच्छा मुझे किसकी वैल्यू चाहिए भाई, f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू चाहिए ना। और यहाँ पे किसकी वैल्यू आई है मेरे पास, ये बच्चा समझ में आ गया आपको ये कैसे आया? इन दोनों में कंपोजिट करेंगे ना तो x रिप्लेस हो जाएगा किससे, 1/x से।
अब बताओ मैं ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालूं? सर हमने f इनवर्स ऑफ x निकाला तो है 1/x। नहीं वो तो हमने उसमें वहां x निकाला को ना, यहाँ से भी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ से सेम वैल्यू आनी चाहिए ना, दोनों तरीके से सेम आनी चाहिए वैल्यू। अगर दोनों तरीके से अलग अलग वैल्यू आती है इसका मतलब है फिर इनवर्स नहीं है फंक्शन ये, सही। आप सर दोनों तो तरीके से ऐसा इनवर्स, कभी हो हाँ ऐसा कभी हो सकता है कि हमारा एफ दो इनवर्स ऑफ एफ अलग दो अलग आए, मतलब दोनों। हाँ अलग अलग आ सकता है, मुख्तलिफ फंक्शन में डिपेंड करता है। बहुत सारे फंक्शन में कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि दोनों तरीके से अलग अलग इनवर्स आ जाए, पॉसिबल है ऐसा। ठीक है, तो अब हमें एफ इनवर्स ऑफ 1/x की वैल्यू आई है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू निकालनी थी। हम क्या करें, रिप्लेस कर दें इस इक्वेशन में थ्रू आउट x बाई 1/x रिप्लेस कर दें, किससे? x से रिप्लेस कर दें, या x को 1/x से रिप्लेस कर दो, एक ही बात है ना। इस पूरी इक्वेशन में सर जहां जहां इसमें ये नहीं कर सकते कि f इनवर्स दूसरी साइड पे मूव हो जाएगा तो वो fx बन जाएगा? नहीं नहीं वो तो हमें निकालना है, तो एफ नहीं बना सकते। ये एफ इनवर्स तो नोटेशन है, खाली इसकी नोटेशन है एफ इनवर्स, उसको उधर मूव नहीं, करवाने लेकिन का। ऐसे भी तो कर सकते हैं, f इनवर्स दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो वो fx बन जाएगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा fx इक्वल्स टू नहीं 1/x। बेटा, उसमें तो अगर हम दूसरा लेके जाएंगे, एफ बना दिया इसका मतलब है कि एफ इनवर्स हमको पता है, जब भी तो हमने एफ इनवर्स निकाला। वो पता तो नहीं है ना, वही तो निकालना है हमें। यही तो शो करना है कि इसका इनवर्स जो है, एफ का इनवर्स जो है 1/x है, यही शो करना है ना। तो इसमें हम इसको उधर शिफ्ट नहीं कर सकते, बल्कि इसके अंदर जो वेरिएबल एक्स है उसको चेंज कर सकते हैं। जहां जहां एक्स आ रहा है उसको 1/x से रिप्लेस कर दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना इस फंक्शन पे, इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ बेटा, इस पूरी इक्वेशन में अगर जहां जहां 1/x आ रहा है, अगर मैं उसको x से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? एफ इनवर्स ऑफ x बन जाएगा यहाँ पर। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये x को 1/x से रिप्लेस किया है तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 1/x हो जाएगा। हाँ भाई, एक ही चीज आ गई, इधर भी एफ इनवर्स एक्स 1/x है, इधर भी एफ इनवर्स एक्स 1/x है, दोनों से एक ही आ गया। इसका मतलब है कि हमने एफ इनवर्स एक्स को प्रूफ कर दिया कि ये 1/x के बराबर है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों को? तो ये है, हमने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा इसके अंदर कि भाई इनवर्स फंक्शन कैसे निकाला जाता है। तो भाई एक बात, इंटरेस्टिंग बात पता चली कि अगर एफ ऑफ एक्स 1/x है तो एफ इनवर्स भी क्या होगा? 1/x ही होगा, यानी 1/x अपना खुद इनवर्स होता है ये। ठीक है, 1/x अपना खुद का इनवर्स फंक्शन है। क्लियर है? यस सर। तो ये हमने पढ़ लिया थोड़ा बहुत इसके अंदर कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, और ये भी देखा कि इनवर्स फंक्शन जो है ना पूरे डोमेन में होना जरूरी नहीं होता, डोमेन के एक छोटे से पोर्शन में भी हो सकता है इनवर्स। मतलब खाली x ग्रेटर देन 0 पे इनवर्स है, क्योंकि देखो पहले वाला फंक्शन क्या था, अगर पहले वाले फंक्शन में दोबारा जाते हैं, जो हमने उसका मोड ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का निकाला था, उसमें अगर मैं फुल डोमेन लूंगा तो इनवर्स नहीं है एक दूसरे के। वो कहाँ गया? ऊपर हमने कंप्यूट किया था, उसमें अगर मैं फुल डोमेन कंसिडर करता हूँ तो एक दूसरे के इनवर्स नहीं है। मैं गेट एंड जीरो अगर फॉर एग्जाम्पल हटाया था यहाँ से, तो अगर गेट एंड जीरो हटाऊंगा तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा जी ऑफ एक्स। जब फंक्शन नहीं है तो इनवर्स कैसे निकलेगा बेटा? इनवर्स होने के लिए भी तो फंक्शन होना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्स इज नॉट गेट एंड जीरो हटा दूं तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, फिर एक दूसरे के इनवर्स नहीं बन सकते ये। और फिर ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन हटाऊंगा तो एक और मसला आएगा, वो ये आएगा कि ये जो आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर है वो मोड ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर नहीं रहेगा अगर मैं ग्रेटर देन जीरो नहीं रखता, एक्स पे कोई कंडीशन नहीं लगाऊं, तो फिर ये क्या बन जाएगा? मोड ऑफ एक्स बन जाएगा। राइट? तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन का पूरा डोमेन का होना जरूरी नहीं है, डोमेन के कंपोनेंट पे भी इनवर्स निकल सकते हैं फंक्शंस के। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो अब हम आते हैं आगे, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या थे और उनके इनवर्सेस क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमको पता है कि साइन थीटा क्या चीज होती है? ये थीटा क्या चीज है? ये एंगल है ना, ये क्या है? एंगल। लेकिन ये चीज जो है पूरी क्या चीज है? साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? ये क्या होता है? ये एक नंबर होता है।
एंगल और नंबर में फर्क तो मैंने आपको बताया था ना, एंगल और नंबर में फर्क क्या होता है बेटा? हाँ बेटा बताएंगे आप, एंगल और नंबर के अंदर क्या फर्क होता है? सर आप बताएं। एंगल जो होता है अपने आप को रिपीट करता है, मतलब आपको पता है कि ये एंगल यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है। अब मैं इसको बढ़ाऊंगा, आगे इंक्रीज करूंगा तो 90 हो जाएगा ये, फिर 180 होगा, फिर 270 हो जाएगा, फिर दोबारा से 360 हो गया। अब 360 होगा तो 360 में और 0 डिग्री में क्या फर्क होता है बेटा? 360 और 0 डिग्री तो आपस में बराबर होते हैं। तो क्या किया, एंगल ने अपने आप को रिपीट कर दिया, ठीक है। वो एंगल बढ़ा, 360 पे पहुंचा, लेकिन हकीकत में उसकी वैल्यू क्या आ गई, वर्थ जो है उसकी सेम ही रही। वो 0 से 360 पे आके दोबारा 0 के बराबर आ गया। फिर इसको और वैल्यू बड़ा करूंगा, 720 पे पहुंच जाएगा। लेकिन ये देखने में तो बड़ा लग रहा है एंगल, लेकिन अपने आप को रिपीट कर रहा है। एंगल क्या करते हैं, अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है। जबकि जो नंबर होते हैं, नॉर्मल नंबर्स, वो बढ़ाएंगे तो क्या होता है, बढ़ता रहता है वो, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ जाता है। लेकिन एंगल जो है इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाता है, बल्कि अपने आप को रिपीट करता रहता है। तो ये साइन जो है ये क्या है, नंबर है, और नंबर क्या है, रेशो है बेसिकली। साइन क्या होती है, रेशो होती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन थीटा का? साइन थीटा बराबर होता है, अगर ट्राइंगल दी भी आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका एंगल है थीटा, क्या बन रहा है, एक एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। क्लास अगर ऑफ हो जाएगी, टाइम खत्म होगा तो आपको रीज्वाइन कर लेना फौरी तौर पे। परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड कहते हैं इसे, अपोजिट साइड। सर आपने बोला अपो एंगल रिपीट करता है अपने आप को और नंबर इन्फिनिटी तक जाता है। जी जी, और ये परपेंडिकुलर साइड, और ये कहलाता है आपका बेस। बेस या कैसे, एडजेसेंट साइड। कुछ लोग इसे असल में दोनों चीजें इसलिए लिख रहा हूँ, हमें जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे जो है ना इस तरह पढ़ के आते हैं, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज जो है आपके पास, इसको हाई भी ले देता हूँ, हाइपोटेन्यूज। तो साइन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी पी ओवर एच, ठीक है। ये आपको पहले जहन में रखना है कि साइन थीटा की जो खुद वैल्यू है वो क्या है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो को हम साइन थीटा कहते हैं। कॉस थीटा क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो जो होती है टेन थीटा होता है, ठीक है बेटा, ये पता है ना आप लोगों को। इसके अलावा अगर हम कोसेक थीटा निकालेंगे तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, या हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के। अच्छा ये बात इंटरेस्टिंग, कोसेक और साइन इनवर्स फंक्शन नहीं हुए एक दूसरे के, क्योंकि इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी में देख ली थी, एक्स और 1 अपॉन एक दूसरे के इनवर्स नहीं थे। तो कोसेक और साइन इनवर्स फंक्शन नहीं हुए, रेसिप्रोकल जरूर है लेकिन इनवर्स फंक्शन नहीं है। इनवर्स फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी वही होनी चाहिए जो हम पहले कर चुके हैं ना, कि एक दूसरे को अप्लाई करें तो जवाब में क्या आ जाए, एक्स आ जाए, तो उस इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं। तो कुछ लोग समझते हैं ना कोसेक और साइन इनवर्स फंक्शन है, कोसेक और साइन इनवर्स फंक्शन नहीं है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं, ठीक है। इसी तरह ये क्या, सेक थीटा क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट थीटा बराबर आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा के। क्लियर है बात, समझ में आ गई यहाँ तक आप लोगों को? सर हम लोग सेक थीटा को ऐसे नहीं लिख सकते, कॉस इनवर्स, नहीं, सेक और कॉस कॉस की पावर -1। नहीं, कॉस की
पावर -1 लिख सकते हो, कॉस की पावर -1 ये अलग चीज है, और अगर कॉस इनवर्स लिखना है तो ये अलग चीज है। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। कॉस की पावर -1 का मतलब होता है 1 cos थीटा, और ये बराबर होता है sec थीटा के, ठीक है। लेकिन कॉस इनवर्स ये चीज क्यों है, ये इनवर्स फंक्शन है कॉस का, दिस इज इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ऑफ कॉस थीटा। अब इनवर्स फंक्शन क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कॉस को कॉस इनवर्स पे अप्लाई करूं, इन दोनों को कंपोजिट कर दूं, इसका मतलब ये निकलता है ना, कॉस इनवर्स कंपोजिट कॉस ऑफ थीटा निकाले, तो जवाब क्या आना चाहिए बताओ? थीटा आना थीटा। चाहिए ना। थीटा आना चाहिए, ठीक है। और कॉस इनवर्स को अगर कॉस पे अप्लाई करें तब भी जवाब क्या आना चाहिए, थीटा ही आना चाहिए। लेकिन अब मसला ये है कि थीटा की तमाम वैल्यूज पे नहीं होता ये, थीटा की इसमें रेंज होती है। थीटा की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर पाई तक, 2 पाई तक, नहीं पाई, हाँ पाई तक होती है, 0 से लेकर पाई तक होती है, एक पर्टिकुलर रेंज में होता है इनवर्स, पूरे उस पर नहीं होता। खैर उस डोमेन से हमें अभी गर्ज नहीं है, डोमेन का अभी हमें इसका एक पर्टिकुलर डोमेन में होता है इनवर्स, ये तमाम थीटा पे नहीं होते इनवर्स, तो वो अलग मसला है, वो अलग इशू है, ठीक है। इन डोमेन आप देख लीजिएगा, डोमेन बुक में लिखा हुआ है हर इनवर्स फंक्शन का, लेकिन उससे हमें अभी गर्ज नहीं है, हमें इनवर्स फंक्शन निकालना सीखना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो डोमेन पूरे उस पे नहीं होता, याद रखें, डोमेन पर्टिकुलर वैल्यूज पे होता है, जैसे 0 से लेकर पाई तक होता है कॉस और सर कॉस ये वापस इनवर्स। समझाएगा कॉस वाला क्या कह रहे हैं? देखो कॉस और कॉस इनवर्स ये इनवर्स फंक्शन है, अगर एक दूसरे में जी कंपोजिट करेंगे तो जवाब में क्या आना चाहिए, थीटा आना चाहिए। जी लेकिन ये इनवर्स जो होते हैं ना, ये पूरे डोमेन पे नहीं होते, थीटा की तमाम वैल्यूज पे नहीं होते, थीटा की रेंज होती है 0 से लेकर पाई तक, इस वैल्यूज में ये सही है। इनवर्स होते हैं, ठीक है। ओके तो ये हमने कॉस इनवर्स का मतलब होता है ये इनवर्स फंक्शन है, और ये कॉस थीटा की पावर -1 ये अलग चीज है, ये 1 cos थीटा होता है, और इसका मतलब होता है sec थीटा। इसी तरह से अगर कहीं लिखा है साइन थीटा की पावर -1, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/sin थीटा, ये पावर -1 है, इसका ब्रैकेट बना के लिखा है ना, पावर -1 है, ये कोसेक थीटा हो गया। और अगर मैं लिखूंगा साइन इनवर्स थीटा, तो ये अलग चीज है, ये क्या है, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन थीटा, ठीक है। ये हमने सीख लिया पहले कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, और नोटेशन मिलती जुलती है थोड़ी सी, पावर -1 और ये इनवर्स -1, ठीक है। इसीलिए अब नोटेशन जो है ना, अब जो नई बुक्स आ रही है ना, उनमें इनवर्स को साइन इनवर्स नहीं लिखते, इस तरह से नहीं लिखते, बल्कि क्या लिखते हैं, आर्क साइन थीटा, इस तरह में लिखा जाता है बाज बुक्स के अंदर, आर्क साइन, क्योंकि पावर -1, ये -1 ऊपर लिखने में लोग समझते हैं कि पावर है -1, तो कंफ्यूजन होती है। तो अब नई बुक्स जो आ रही है ना, उनमें आर्क साइन लिखते हैं। आप कैलकुलेटर में भी देखेंगे तो बास कैलकुलेटर्स के अंदर आर्क लिखा हुआ होता है। समझ में आ गई बेटा आपको बात कि क्या है इनवर्स फंक्शन, किस तरह से होते हैं, उनकी नोटेशन क्या आती है, ठीक है। जी सर। अच्छा अब हम देखते हैं कि हमने ये बात नोट की कि साइन थीटा में ये चीज जो लिखी होती है अंदर, ये एंगल होता है, और ये जवाब जो मिलता है ये पूरे का पूरा रेशो होता है, ये चीज क्या है, एंगल है, और जवाब जो है वो क्या है, रेशो है। अब जो इसका इनवर्स फंक्शन होता है, उसके अंदर अगर इसमें कुछ लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, तो ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी होगी वो क्या चीज होगी, एंगल होगा सर। नहीं वो रेशो होती है, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है रेशो है, और ये पूरा जो चीज है वो क्या है, एंगल है। जब भी तो एक दूसरे पे इम्पोज होंगे ना, अगर अच्छा देखो हाँ ओके इनवर्स है सर, सॉरी साइन हाँ के अंदर मैं इनवर्स लिख ही रहा बोला। हूँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या निकलता है कि ये जो चीज है साइन का एंगल आ गया, ये चीज क्या हो गई, एंगल हो गई, और इस एंगल के अंदर जो चीज है ये क्या है, रेशो है। तो साइन इनवर्स जिस पे अप्लाई होगा वो क्या होगा, रेशो होगा, और साइन जिस पे अप्लाई होता है वो क्या चीज होती है, एंगल होती है। साइन हमेशा एंगल का निकलता है, और साइन इनवर्स किसका निकलता है, हमेशा रेशो का निकलता है। ये बात ध्यान में रखो, ठीक है बच्चों। अब आपके पास हम साइन इनवर्स एक्स को ज्योमेट्रिकली समझना चाह रहे हैं कि यार ये ज्योमेट्रिकली क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमने देखा कि ये जो अंदर जो चीज दी हुई रेशो दी हुई है,
ठीक है, और ये पूरा साइन इनवर्स क्या चीज है, ये एंगल है। तो इसका मतलब एंगल हुआ, तो ये कौन सा एंगल है साइन इनवर्स? साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये कौन सा एंगल है? इस एंगल को ट्रायंगल के अंदर शो करते हैं। ये साइन इनवर्स ये वाला एंगल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये साइन इनवर्स है, अब ये एक्स पे अप्लाई हुआ है। एक्स क्या चीज है? रेशो है। तो रेशो में डिनोमिनेटर लिखा हुआ ही नहीं है। रेशो का मतलब क्या होता है? दो चीजें होती है ना रेशो के अंदर, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर क्या है भाई बताओ? रेशो है ना, तो इसका डिनोमिनेटर में क्या लूं? 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब बताओ इसका न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर 1 है, और साइन के फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये x क्या हो गया? इसका परपेंडिकुलर हो गया ना, और ये 1 क्या चीज हुई? इसका क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है? साइन इनवर्स Yes. x का मतलब क्या है कि ये एक एंगल है। किस ट्रायंगल का एंगल है? जिसका जो परपेंडिकुलर है वो x है, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका? 1 है। बेटा समझ में आ गई बात? सर रिपीट कर दें आगे। अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, इसका मतलब क्या ठीक। होगा कि ये एक एंगल है, और वो एंगल जी। किस ट्रायंगल का है? उस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो है वो x होगा, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 1 होगा। होगा। समझ में आ सही। गई कि परपेंडिकुलर ऊपर होता है और हाइपोटेन्यूज नीचे होता है साइन के फार्मूले में, ओके ठीक है। ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है cos इनवर्स x, अब बताओ इसकी जो ट्रायंगल होगी